अमरनाथ यात्रा पर हमले की खबर आ रही है। हम सीधे अपने संवाददाता अशरफ वानी के पास आपको लिए चलते हैं। अशरफ, विस्तार से बताएं, क्या खबर है? आतंकी हमला है ये? बिल्कुल श्वेता, ये आतंकी हमला माना जा रहा है क्योंकि अभी आज शाम कुछ 1 घंटा पहले बटेंगू रास्ते पे आता है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, वहां पर यह हमला हुआ था पुलिस की पार्टी पर। लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है कि ये जो पुलिस की पार्टी थी ये अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगी हुई थी। कानवाई की सुरक्षा जम्मू की ओर बढ़, उसी बीच उस पर अंधाधुंध चलाई गई आतंकी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए और 4 यात्री घायल हुए हैं। जब को अनंतनाग के किया जा रहा था, वहां पर 2 अमरनाथ यात्री जिनका संबंध से हैं उनकी है, तो उस बीच को सील कर दिया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय यातायात के लिए बंद कर दिया है और अधिक सुरक्षा बल के जवान भेजे गए हैं क्योंकि पहले से ही अमरनाथ को लेकर आशंकाएं थी। इंटेलिजेंस इनपुट से इस पर हो सकता है, तो कहीं न कहीं ये हुआ है अमरनाथ यात्रा पर, और इस अंदाज से 2 यात्रियों ये वो कहीं न कहीं गंभीरता का विषय है सरकार, क्योंकि अगर देखिए 11 दिन जो अशरफ, आपकी आवाज कुछ टूट कर आ रही है हम तक। मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहती हूँ, ये पुलिस पार्टी पर अटैक है जो कि अमरनाथ कॉन्वॉय को गार्ड कर रही थी? बिल्कुल श्वेता, पर भी हमला हुआ, साथ ही साथ गोलियां उस पे भी लगी है। अमरनाथ यात्रा लेकर जम्मू जा रही थी। उस बीच अभी ये कहना है हमला पुलिस अमरनाथ यात्रियों वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस अंदर शाम पार्टी पर हमला हुआ अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा कानवाई के साथ, तो कहीं ना कहीं माना कि अमरनाथ यात्रा था, अमरनाथ ये हमला था, क्योंकि जान गई है इसमें 2 अन्य हैं और इलाके को सील कर वहां पर अधिक बलों को गया है तो तलाश के लिए, और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय जिसपे यातायात अमरनाथ यात्री भी उसे से आते हैं, ऑल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। अशरफ, इसमें तो मल्टी लेवल सिक्योरिटी इस बार रखी गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी खबरें आ रही थी कि आतंकी एक तरह से टेरर अलर्ट जारी किया गया था जो हर साल से अलग था। इस साल इसीलिए मल्टी लेवल सिक्योरिटी की भी बात थी। बिल्कुल श्वेता, आप इसी बात से जान सकते हैं कि जो भी वाहन जम्मू से यात्रियों को लेकर आता था या चल आता था, या फिर जो यात्री दर्ज करके वापस जाते थे, उनके साथ पूरा एस्कॉर्ट चलता था। और आज भी पुलिस एस्कॉर्ट यात्रियों के साथ था। यात्रियों की एक बस जा रही थी 50 के करीब, और वही जम्मू की ओर बढ़ रहा था। तो बटेंगू जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की जगह है जिस पर जहां पर यह हमला हुआ है। इसमें पुलिस के 3 लोग भी घायल हुए हैं, 3, और उनमें भी एक की हालत नाजुक हुई है। 4 अमरनाथ यात्री हैं वो घायल हुए, उनमें 2 दम तोड़ा है हाल में। और उस बीच जैसे आपने कहा कि काफी हाई अलर्ट अमरनाथ यात्रा को लेकर 3000 सुरक्षा बलों के उस थे। पहली यात्रा के इतिहास में बॉर्डर पुलिस को तैनात किया गया था, उनके 3 बटालियन गए थे, और साथ सेना की पूरी तरह से काफी सुरक्षा दी अमरनाथ यात्रा को। इसके बावजूद मिलिटेंट संगठन ये हमला करने में कामयाब रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा सवाल उठाता है। 13 दिन की बात की जाए, जून को अमरनाथ यात्रा है, अभी तक 20,000 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा चुके हैं। जम्मू सरकार और अमरनाथ शहीद काफी खुश था कि शहर में बिगड़े हालात के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में पहले 11 दिन के दौरान औसतन 10,000 श्रद्धालु जो हैं वो अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं। लेकिन आज के इस हमले के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर तो सवाल खड़ा हुआ है कि अमरनाथ यात्रा को किस तरीके किस हद तक जारी जाएगा। बहुत धन्यवाद अशरफ वानी, हमारे संवाददाता ये पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। दरअसल जो अनंतनाग पुलिस पार्टी जो इस वक्त चल रही थी, साथ में बताया जा रहा है कि उसके जवानों को भी गोलियां लगी हैं, और साथ ही जो कुछ जो श्रद्धालु थे वहां पर उनको गोलियां लगी थी। हम आपको बता दें कि इस बार जो अमरनाथ यात्रा हो रही थी वो आतंक के साए में हो रही थी। बताया जा रहा था कि बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए चाक चौबंद सुरक्षा का वादा था। लेकिन ये जो खबर आई है उससे अब बहुत सारे सवाल जरूर उठे हैं। हम इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल बात
सिक्किम बॉर्डर पर चीन के साथ टेंशन की करते हैं, जिसके 4 हफ्ते हो चुके हैं। चीन अब भी इस बात पर अड़ा है कि डोकलाम में वो मनमानी करेगा, भारत के सैनिक डोकलाम के इलाके से वापस जाएं, लेकिन भारत भी अपने स्टैंड से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 4 हफ्ते में कोई दिन ऐसा नहीं गया जब चीन ने धमकियां नहीं दी हो। इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ तो अब चीन ने अपने मीडिया के प्रोपेगेंडा के जरिए वो आखिरी कार्ड खेला है जिसमें वो इस टेंशन में कश्मीर की बात लेकर आ गया। खबरदार में आज हम चीन की इसी नई चाल का विश्लेषण करते हैं अब, जिसमें उसने कश्मीर पर सीधी बात तो नहीं की, लेकिन इशारों में यह बताना चाह रहा है कि भारत को कश्मीर भी याद करना चाहिए। ये दरअसल तनाव के शुरुआती दिनों की तस्वीर है, लेकिन आज की तारीख में भी स्थिति ऐसी नहीं है कि समझा जाए कि अब तनाव खत्म हो चुका है। यह बात चीन की सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो नहीं आए, लेकिन वहां के सरकारी अखबारों के जरिए बताया जा रहा है कि चीन अपनी मनमानी करने के लिए कश्मीर की हद तक जा सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में रविवार को लिखा गया कि अगर भूटान की मदद के नाम पर भारत डोकलाम के अंदर घुसा है तो फिर इसी तर्क के आधार पर अगर पाकिस्तान सरकार कहेगी तो कोई तीसरे देश की सेना कश्मीर के अंदर घुस सकती है। आज फिर ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि वैसे तो चीन का कश्मीर के हालात से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा कि वो एक वक्त में 2 मोर्चों पर उलझ जाए। चीन के एक और सरकारी अखबार डेली चाइना में भी धमकी देने के अंदाज में लिखा गया कि अगर डोकलाम से भारत के सैनिक पीछे नहीं हटेंगे तो इसके गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। चीन अपने इलाके से कोई समझौता नहीं करेगा। आज चीन के विदेश मंत्रालय से जब यह पूछा गया कि अगर भारत अपने सैनिक हटा ले और चीन भी डोकलाम के इलाके में सड़क बनाना बंद कर दे तो क्या इस विवाद का हल निकल सकता है। इस पर चीन ने फिर डोकलाम को अपना इलाका बताया और यह कहा कि चीन अपने इलाके में कुछ भी करता है तो यह पूरी तरीके से वैध और कानूनी है। भारत को तुरंत इस इलाके से सैनिक हटाने चाहिए। लेकिन कश्मीर की बात चीन की छटपटाहट को ही बयां कर रहा है, क्योंकि डोकलाम में उसकी दादागिरी और मनमानी चल नहीं रही है। ऊपर से चीन अपनी बनाई शर्तों के भीतर ही फंस गया है कि वो बिना सैनिक हटवाए भारत से बात नहीं करेगा। भारत ने कूटनीति के रास्ते से ही सही इसका हल निकालने की बात कही है, लेकिन चीन को इसमें अब अपनी नाक का सवाल दिख रहा है। चीन ने अपने सरकारी मीडिया के जरिए कश्मीर की जो बात इशारों में कही है तो उसे यह भी याद कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में चीन पहले ही घुसा हुआ है। कश्मीर के 1/3 हिस्से पर तो खुद चीन का अवैध कब्जा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के करीब 25% हिस्से पर चीन का दखल है। गिलगिट बल्टिस्तान सतपारा में चीन ने अपनी सैनिक ताकत बढ़ा ली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ज्यादा कर्मचारी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ही सैनिक हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ही होकर चीन पाकिस्तान के ग्वादर तक आर्थिक गलियारा बना रहा है, जिसको लेकर भारत की आधिकारिक आपत्ति भी है कि यह हमारा इलाका है और उसमें चीन को किसी भी तरह का दखल या निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए कश्मीर की बात अगर चीन करेगा तो उसे पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपनी हरकतें और उस हिस्से का जवाब देना पड़ेगा जो हिस्सा उसके पास अवैध रूप से है। सिक्किम बॉर्डर पर चीन के तनाव के बीच आज एक ऐसी मीटिंग की खबर आई जिस पर पूरे दिन बहुत विवाद हुआ। यह कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की चाइनीज मीटिंग थी, जिसमें मीटिंग से ज्यादा इस बात पर विवाद हुआ कि मीटिंग की बात को पहले मना क्यों किया गया, मीटिंग की बात को फर्जी क्यों बताया गया और फिर बाद में यह क्यों मान लिया गया कि हां मीटिंग हुई थी। चीन से तनाव के बीच राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिले। यह मुलाकात कब हुई, कहां हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर विवाद तब हुआ जब शुरुआत में कांग्रेस की तरफ से इस मीटिंग के होने की बात को ही इनकार कर दिया गया, जबकि चीनी दूतावास की वेबसाइट में यह कहा गया कि चीन के राजदूत राहुल गांधी से मिले। बाद में चीनी दूतावास की वेबसाइट ने इसको डिलीट कर दिया। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्विटर पर इसे फेक न्यूज बताया, लेकिन बाद में वही सुरजेवाला इसकी पुष्टि करने आ गए कि राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिले थे। नहीं, लेकिन सेंसेशनलाइज अगर किया जा रहा है या फिर सवाल अगर उठाए जा रहे हैं तो वो दूसरे मुद्दे पर। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिले थे तो इस बात को पहले मना क्यों किया गया, मना किया गया तो फिर इसे बाद में मान क्यों लिया गया।
विवाद होने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर सफाई देते हुए और केंद्र सरकार, खासतौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि गंभीर मुद्दों पर मैं खुद को जागरूक रखूं। मैं चीन के राजदूत, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उत्तर पूर्व के कांग्रेस के नेताओं और भूटान के राजदूत से मिला। अगर सरकार राजदूत से मेरी मुलाकात के बारे में इतना ही चिंतित है तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों 3 मंत्री चीन में खातिरदारी करवा रहे हैं जबकि सीमा विवाद चल रहा है। उन्होंने पीएम मोदी और शी जिनपिंग की अहमदाबाद में झूला झूलते हुए फोटो दिखाकर पीएम मोदी पर निशाना साधकर कहा कि मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जब चीन के हजारों सैनिक भारत में घुसे हों तो झूला झूलो। राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिले, इसमें विवाद क्या हो सकता है? लेकिन सवाल ये उठते हैं कि इस मीटिंग की जानकारी देने को लेकर इस तरह का असमंजस क्यों दिखाया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी विपक्ष के आधिकारिक नेता भी नहीं है, वो चीनी राजदूत से क्यों मिले? क्या बातचीत हुई? इसके बारे में भी उन्हें पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहिए। खबरदार में अब बात समुंदर में चीन की दादागिरी को डुबाने वाले बाहुबली की, जो मालाबार 2017 के जरिए हिंद महासागर के समंदर में उतर चुके हैं। हमने मालाबार 2017 के लिए आए इन बाहुबलियों की समंदर वाली रिपोर्टिंग की है। भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर, जापान का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कैरियर, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, चेन्नई के समंदर से ये चीन को सीधा संदेश है कि समंदर में किसी की दादागिरी नहीं चल सकती और जो ये करेगा उसकी दादागिरी को समंदर के वो बाहुबली डुबा देंगे, जो इस वक्त चेन्नई के समंदर में सबसे बड़े सैन्य अभ्यास के लिए उतर चुके हैं। मालाबार 2017 समंदर में भारत, अमेरिका, जापान की तिकड़ी का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खास सैन्य अभ्यास, जिसमें पहली बार अमेरिका के 7 वॉरशिप, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्त भी शामिल है। 3 देशों के करीब 22 जंगी जहाज आज से चेन्नई के समुद्र तट से बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़े अभ्यास के लिए उतर चुके हैं। यूएस नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। उसके बाद उनके पास क्रूजर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके एक सबमरीन है। हमारी साइड से विक्रमादित्य है, बाकी डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट्स हैं। आज से 17 जुलाई तक चलने वाले इस सबसे बड़े समुद्र सैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान तीनों देशों ने समंदर में अपनी सबसे मारक सैन्य ताकत को भेजा है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से पूरी क्षमता के साथ इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणवीर, फ्लीट टैंकर, लंबी दूरी के निगरानी हवाई जहाज INS सह्याद्री और INS शिवालिक को उतारा गया है। जिस युद्धपोत पर हम मौजूद हैं ये INS शिवालिक है, जो कि आधुनिक युद्धपोत है, भारतीय नौसेना का एक बड़ा युद्धपोत है। तमाम अत्याधुनिक हथियारों से इसे लैस किया गया है। इसके साथ ही जो सेंसर और रडार सिस्टम है वो बहुत अत्याधुनिक इसमें लगाया गया है, सोनार सिस्टम लगाया गया है। और सबसे खास बात, INS शिवालिक को इजराइल से बनी हुई बराक मिसाइल से लैस किया गया। INS शिवालिक इजराइल में बनी बराक मिसाइल, लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल, मीडियम रेंज की मिसाइल और हेलीकॉप्टर से लैस है। INS शिवालिक 2010 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS शिवालिक एक वी कॉल इट फ्रिगेट क्लास ऑफ शिप, जो कि एक पनडुब्बी को भी मार सकता है समुद्र के नीचे। समुद्र की सतह पे जो दुश्मन के जहाज हैं उनके मारने के लिए भी हमारे पास मिसाइलें हैं। मालाबार 2017 में इस बार अमेरिका ने भी अपनी सबसे बड़ी समुद्र सैन्य ताकत को भेजा है, जिसमें निमित्ज क्लास का अमेरिकी एयरक्राफ्ट सुपर कैरियर भी शामिल है, जो अमेरिका ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है।
1 लाख टन से ज्यादा का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु क्षमता से लैस है। ये अमेरिका का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 42 साल से सर्विस में है। अमेरिका के पास निमित्ज क्लास के 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें 90 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS हॉवर्ड, USS शूप, USS किड और गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS प्रिंसटन को भी मालाबार 2017 में भेजा है। USS प्रिंसटन 30 साल पुराना वॉरशिप है जो 90 के दशक में गल्फ वॉर में भी हिस्सा ले चुका है। We are a guided missile cruiser. Our primary mission is air defense, and we primarily get underway to protect an aircraft carrier. The armaments that we have on board, as you can see behind you, we have a 5-inch gun used against surface or air targets. इसमें सबसे खास बात यह है कि पहली बार अमेरिका की तरफ से सबसे प्रतिष्ठित फास्ट अटैक परमाणु पनडुब्बी लॉस एंजलिस भी भेजी गई है। ये हाल के वर्षों में किसी भी युद्धाभ्यास में अमेरिका की तरफ से भेजी गई सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों और नौसैनिकों की फौज है। मालाबार 2017 में जापान ने भी अपने 2 वॉरशिप भेजे हैं। इनमें जापान का 27,000 टन की वजन वाला हेलीकॉप्टर कैरियर इजुमो शामिल है। कम से कम 9 से 27 हेलीकॉप्टर उतारे जा सकने की क्षमता वाले इस युद्धपोत से लैस जापान की समुद्री ताकत ये बेड़ा खास तौर पर पनडुब्बियों के खिलाफ युद्ध में बेहद मारक है। ये तब जरूरी है जब हिंद महासागर में चीन के जहाज और पनडुब्बियां लगातार देखी जा रही हैं। 2015 में पहली बार जापान मालाबार अभ्यास में अमेरिका और भारत के साथ शामिल हुआ था। जापान इस बार अपने हेलीकॉप्टर कैरियर JS इजुमो के साथ डिस्ट्रॉयर JS सजानामी को भी भेजा है। हम जिस युद्धपोत पर मौजूद हैं उस पर आधुनिक कह सकते हैं हथियारों से लैस युद्धपोत है। इसमें अगर हथियारों की हम बात करें तो ये 5 मिलीमीटर की एक बड़ी गन इस पर तैनात की गई है और इसके साथ ही जो मिसाइल सिस्टम इस पर लगाया गया है वो भी अमेरिका की तर्ज पर जो मिसाइल सिस्टम है वो उन्हें पूरी तरह से ढक कर रखा गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी 72 साल पहले जापान ने युद्ध न लड़ने का फैसला किया था। ये चीन की ही बढ़ती दादागिरी है कि अब जापान इस तरह के सैन्य अभ्यासों में खुलकर आ रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की दादागिरी वाली बढ़ती गतिविधियों का जवाब देना जरूरी है। इसका ये जरूर एक मतलब है कि जो डेटरेंस, ये जो हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और जो जिनके दिमाग में कोई खुराफात है उनके लिए एक डेटरेंस हो सकती है। मालाबार अभ्यास को चीन अपने खिलाफ बन रही ताकत की तरह देखता है, इसलिए उसने इस बार हिंद महासागर में मालाबार अभ्यास से पहले ही इस पर नजर रखने के लिए अपने सर्विलांस शिप को तैनात कर दिया था। सिक्किम में तनाव के बीच सालाना होने वाले मालाबार अभ्यास से भी चीन को बहुत टेंशन है। अंकित त्यागी और प्रमोद माधव के साथ मंजीत नेगी, चेन्नई आज तक। एक बार फिर आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं क्योंकि खबर वहां से जो आ रही है, जो अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला किया गया था, 3 अमरनाथ यात्रियों, 3 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर हमारे सामने इस वक्त आ रही है। यात्रा की सुरक्षा में सुरक्षा बल लगे हुए हैं, कई स्तरों की सुरक्षा बताई जाती है। इसकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग हुई थी और उसमें उनके भी घायल होने की खबर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी एक बार फिर जुड़ रहे हैं। अशरफ, 3 श्रद्धालुओं की मौत की खबर हो रही है, मौत की पुष्टि हो रही है। ये आंकड़ा बदकिस्मती से श्वेता बढ़ भी सकता है क्योंकि और भी 7 श्रद्धालु जो हैं वो घायल हैं इसमें और उनका इलाज चल रहा है, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उस बीच अभी तक फिलहाल जो पुलिस है उसने कंफर्म किया है कि 3 जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत हुई है इस हमले में, इस आतंकी हमले में। और पूरे इलाके को, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि सील कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी मूवमेंट है। एक दिन यात्रा बंद थी 8 तारीख को, उसके चलते अमरनाथ यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह है और काफ़ी ज़्यादा अमरनाथ यात्री जो हैं अलग अलग पड़ावों पर है अमरनाथ यात्रा से लेकर जम्मू तक। और उस बीच सभी यात्रियों में जब ये खबर फैली है वो भी थोड़ा सा चिंतित हुए हैं और उनको फिलहाल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसको बंद कर दिया गया है और यात्रियों को कहा गया है कि वो अपनी अपनी जगह पर रहें। पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, जैसे आपने पहले भी पूछा था कि जम्मू कश्मीर सरकार
सेना, सुरक्षा बलों ने अब की बार यात्रा को लेकर काफी अशरफ, हालांकि यहाँ पर मैं कमलजीत संधू की एक अपडेट देना चाहूंगी अपने दर्शकों को, हमारी संवाददाता का अपडेट देना चाहूंगी कि उनकी जो जानकारी है उसके मुताबिक कि बस दरअसल किसी कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं थी, न ही श्राइन बोर्ड के साथ वो रजिस्टर की गई थी। और उसके बाद जब ये हमला हुआ है उसके बाद वहां पर 90 बटालियन 40 बटालियन सीआरपीएफ को रश किया गया है। ये जो हम बार बार बता रहे हैं आपको कि इस दफा बहुत ज्यादा सुरक्षा की बात थी और जो सारी बसें जा रही थी, जो सारे जत्थे जा रहे थे श्रद्धालुओं के, उन सब के साथ अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। अशरफ, आप तो कई दफा जा चुके हैं अमरनाथ यात्रा पर, आपने कई दफा आज तक के लिए ये कवर किया है। हम जानना चाहेंगे, उस इलाके को हम समझना चाहेंगे कि अगर उतनी सुरक्षा के बीच या फिर अगर पुलिस बल की भी मौजूदगी के बीच वहां पर किस तरह का 8:20 पर बताया जा रहा है अशरफ कि यह हमला हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि जिस अंदाज से कोई भी आतंकी हमला होता है वो गात लगा के होता है, तो जो जगह चुनी गई है आतंकियों की तरफ से इस हमले को अंजाम देने में, वो भी काफी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर न सिर्फ अमरनाथ यात्रियों के वाहन चलते हैं बल्कि साथ ही साथ उस पर जो हजारों वाहन जम्मू कश्मीर या कश्मीर घाटी में आते हैं उसी पर चलते हैं। एक तो हमले के लिए उस जगह को चुना गया बट्टिंगू, जो अनंतनाग के बिल्कुल पास है। दूसरा, काफी शाम को हाईवे पे ट्रक्स भी चलते हैं, गाड़ियां भी चलती हैं, और उस बीच जो है इस अमरनाथ यात्रा की बस को निशाना बनाया गया। लेकिन अभी तक पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं हुई है कि वो अलग से आ रही थी वो बस, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर एक वाहन जो भी कश्मीर में घुसता है जवाहिर टनल को क्रॉस करने के बाद, अगर उसमें अमरनाथ यात्री है उनकी पूछताछ होती है और उसके बाद उनको सुरक्षा दी जाती है। लेकिन आमतौर पर जो बसें निकल रही हैं श्रद्धालुओं को लेकर, उनके साथ कितनी सुरक्षा चल रही है? श्वेता, अगर हम समझे तो जो अमरनाथ यात्रा है उसको लेकर दो तरीके होते हैं। एक जो होता है कि एक जत्था होता है वो पूरी तरीके से सरकारी कामजाम के साथ चलता है, वो एक जत्था होता है, इसके आंकड़े रोज पुलिस और सुरक्षा बल जारी करते हैं। दूसरे वो अमरनाथ यात्री होते हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार आते हैं, लेकिन सुरक्षा उनको भी बराबर मिलती है। उसका मतलब है जो टूर ऑपरेटर्स देश के अलग अलग शहरों में है वो भी अब अमरनाथ यात्रा करवाते हैं, वो अपनी बसें निकालते हैं, फिर यहाँ पर प्रशासन को जानकारी देते हैं कि हमारे साथ इतने श्रद्धालु हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन है, तो उनको उस तरह की सुरक्षा दी जाती है और अमरनाथ यात्रा पे आते हैं। लेकिन एक जो नियम अब की बार अमरनाथ यात्रा को लेकर किया गया था वो ये था कि 3 बजे से पहले ही जवाहिर टनल को क्रॉस करना होगा श्रद्धालुओं को, और 3 बजे जो दोपहर का 3 बजे है उससे पहले उसके बाद वो अमरनाथ इसको जो है जवाहिर टनल को क्रॉस नहीं कर सकते। अशरफ, बने रहे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी MM खजूरिया साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, चलिए उनसे आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी पद्मजा जोशी इस वक्त न्यूज रूम से हैं। पद्मजा, क्या जानकारी है आपके पास? क्या उस रूट पे जिस जगह पर हमला हुआ है वो सारी डिटेल्स अब हैं हमारे सामने? जी श्वेता, पहले तो आपको बता दें कि जो सीआरपीएफ है कि उसकी टुकड़ी फौरन वहां पर रवाना कर दी गई है। कम से कम 7 यात्री इस हमले में घायल हुए हैं। जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक बस जो यात्रियों को ले जा रही थी उसके ऊपर फायरिंग की गई है। ये एक आतंकवादी हमला हुआ है उस बस के ऊपर। पर ये पूरा इलाका कैसा है, उस यात्रा का रूट कैसा रहता है, मैं जल्दी से अपने सहयोगी सुनील जी भट्ट के पास जाना चाहती हूँ। सुनील जी, आपने उस इलाके को देखा है, सबसे पहले कभी इस तरीके का हमला, इसको कहा जा रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत कड़ी सुरक्षा रखी जाती है वहां पर, लोग कोऑपरेट करते हैं यात्रियों के साथ, इस तरीके का हमला? सबसे पहले पद्मजा, मैं तो ये बताना चाहता हूं कि अभी हमें सूचना मिली है कि जो अमरनाथ यात्रियों की जो मौत है, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो चुकी है। अभी ये हमें सूचना आई है। जहां तक इस अमरनाथ यात्रा के रूट का सवाल है, रास्ते का सवाल है, ये हमला दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुआ है। अमरनाथ यात्रा के 2 रास्ते हैं, एक तो दक्षिण कश्मीर से अनंतनाग जिले से होकर वो पहलगाम की तरफ जाता है, दूसरा उत्तर कश्मीर से बालतल इलाके से जाता है। ये हमला ठीक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खनबल इलाके में हुआ है, जबकि इस बार ये पहले से आशंका थी, जबकि गुप्तचर जितने भी एजेंसियां उन्होंने पहले से कह रखा था कि अमरनाथ यात्रा पे हमला हो सकता था। इसीलिए केंद्र सरकार ने भी अधिक से अधिक संख्या में सुरक्षा बल भेजे थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हमला हुआ है तो सही में कहीं ना कहीं सुरक्षा के चूक का भी सवाल उठते हैं। हालांकि अमरनाथ यात्रा पे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि साल 2000 में सबसे बड़ा हमला हुआ था जिसमें तकरीबन 30
अमरनाथ यात्री मारे गए थे, लेकिन कई सालों से अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। आपने सुरक्षा की बात की सुनील, हर साल अमरनाथ यात्रा से पहले बकायदा चेक किया जाता है उस पूरे एरिया को, उसका जायजा लिया जाता है, मंत्री जाते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स जाते हैं, सुरक्षा एजेंसियों के। इस सब के बावजूद एक आतंकवादी हमले का होना खतरे की घंटी जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले एक साल से कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आपने देखा होगा किस तरह पुलिस पे हमले होते जा रहे हैं, और चाहे आर्मी हो चाहे वो। पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, ये जो हमला हुआ है, इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स के बावजूद, जो कि मल्टी लेवल हर ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटेलिजेंस विंग है उसने इसमें बाकायदा इसकी तैयारी की थी, इस रूट को सैनिटाइज किया गया था, सारी चीजें उसके बीच इस तरह का हमला। देखिए, ये एक बहुत शर्मनाक हमला है और जितनी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन पोजीशन ये है कि टेररिस्ट के सामने टारगेट को हिट करने के लिए एनी नंबर ऑफ ऑप्शंस जी। और ये एरिया जो है अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि उनकी प्रेजेंस ही नहीं है, बल्कि वो बहुत जगह पर डोमिनेट करते हैं जी। तो इसलिए ये तैयारियां जो हमारी जितनी तैयारियां हैं उसके बावजूद तो उनको एक ये एडवांटेज है। तो ये एक देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा इनको सारी जो लीडरशिप को कि किस तरह से कम से कम इस एरिया को जिस रास्ते से यात्री गुजरते हैं उसको हम डोमिनेट करें और उनकी प्रेजेंस वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो। वाकई सर, क्योंकि ये तो बहुत वल्नरेबल हो गया ना कि वो एक बस से जा रहे हैं, भले ही पुलिस वाले साथ में थे, लेकिन उन्हें भी गोलियां लगी, श्रद्धालुओं को गोलियां लगी। लंबी यात्रा का एरिया है जी। और इसमें जब तक हम उसकी दोनों साइड को हम डोमिनेट नहीं करेंगे, प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव जो हमारी तैयारियां हैं वो नाकाफी रहेंगी। लेकिन क्या ये गुंजाइश है कि हम डोमिनेट कर पाए उस दक्षिण कश्मीर वाले इलाके को इन परिस्थितियों मेरे ख्याल में? उसके बगैर तो चारा कोई है नहीं, क्योंकि यात्रा को तो अगर चलाना है तो उसके लिए हमें एक तो ऑफेंसिवली इनके पीछे भागना पड़ा है, जो कर रहे हैं। आई एम श्योर दे डू इट इफेक्टिवली। लेकिन दिन को रिव्यू करके हमें कम से कम वो एरिया जो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर है उसको तो हमें डोमिनेट करना पड़ेगा, उसके बगैर तो कोई चारा है नहीं जी। वाकई कोई गुंजाइश नहीं उसके अलावा। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एमएम खजूरिया हमसे बातचीत कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए उस इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं, आज तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस इलाके की, क्योंकि हमारे संवाददाता वहां पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम तक वो भेज रहे हैं। हमें बताया गया कि जैसे ही इस अटैक की खबर आई थी, और आपको ये भी अपडेट देते हैं कि 6 श्रद्धालुओं के इस हमले में मारे जाने की खबर है और 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो इसमें घायल हो गए हैं। इस पूरे इलाके में पूरी सहायता के लिए वहां पर रवाना की गई है सीआरपीएफ की 2 बटालियंस। लेकिन मुश्किल ये है और सवाल ये है कि अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था जो लगातार निकल रहा है वो इसी भरोसे पर निकल रहा था कि सुरक्षित समूचे इलाके को किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी एक घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अशरफ वानी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, हम तस्वीरें देख रहे हैं उस इलाके की, जो सुरक्षा बल वहां के लिए रवाना किए जा रहे हैं। मैं ये समझना, मुझे लगता है सभी दर्शक भी ये समझना चाहेंगे कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में ये हमला हुआ होगा कि इतने यात्री घायल हो गए हैं, पुलिस की जो पार्टी है उसमें भी घायल है। ये हमला हुआ किस तरीके से है? श्वेता, दरअसल अगर देखें तो एक तो समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो पुलिस आज तक के पास है उस जहाँ पर यह आतंकी हमला हुआ है वहां पर एक तो अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई ज्यादा लाइट नहीं है और जगह में दाएं बाएं सड़क को हम देखें झाड़ियां, घना खेत है और बाएं भी, तो वहाँ उनका छुपना काफी आसान है ताकि वो को अंजाम दे सके। दूसरी बात कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू को श्रीनगर वाली राजमार्ग, इससे 1000 चलते हैं। एक तो लोग रश जो ट्रैफिक का हो घाटी के भीतर जिले का और आसपास के इलाके का, और साथ ही साथ वो रश जो घाटी में दूसरे वाहन देश के जो अलग अलग हिस्सों से, तो उसका रह। तो तीसरी बात यह है कि शाम का वक्त चुना जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हमले के लिए चुना गया। यात्रा की बात
बात करें जो पहलगाम के अमरनाथ तक है या फिर अमरनाथ गुफा बालतल तक है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, वहां पर हमले की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जगह चुनी है और जो समय चुना गया है वो कहीं कहीं ना आतंकी। अशरफ, ये अभी हम जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी से भी बातचीत कर रहे थे। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि जब तक हम डोमिनेट नहीं करेंगे इलाके में तब तक इस तरह के सवाल ही बेमानी हो जाते हैं। और चूंकि कश्मीर के जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं वहां पर डोमिनेट थोड़ा सा दूर का शब्द है अभी, क्योंकि आप वहां पर अभी जो स्थिति है उसे सामान्य करने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस ऑप्शन से अलग विचार नहीं किया जा सकता था? इस रूट से अलग कुछ संभव था? श्वेता, यहाँ पर प्रशासन की कई घटनाएं होती है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उम्मीद नहीं थी जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन को कि 11 दिन के भीतर 1,20,000 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए आएंगे। लेकिन कश्मीर में रहे तनावपूर्ण हालात के बावजूद भी 11 दिन के बीच 1,20,000 श्रद्धालु जो है वो अमरनाथ यात्रा करके लौट चुके हैं। और उस बीच भीड़ को संबोधित फिर हर एक यात्री को पकड़ के रखना काफी मुश्किल है सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए। काफी पैरामीटर सेट किए गए हैं, लेकिन कभी उसको फॉलो करते हुए कई श्रद्धालु निकल जाते हैं आसपास सड़कों पर। और शायद यहाँ पर भी यही चूक हुई है उस बस के ड्राइवर या बस के द्वारा जिसमें ये श्रद्धालु थे और अचानक लेके निशाना बना। और हम बताएं कि हमें जो और जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मोटरसाइकिल पर बैठ के ये हमलावर आए और पहले जो सुरक्षा बल की जो गाड़ी है आगे उस पर गोलीबारी शुरू की और उसके बाद उसके पीछे वाली गाड़ी पर। ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं अभी तक जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है उसे अशरफ ने अभी कुछ देर पहले हमें बताया भी था कि जो घायल हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हैं और इसीलिए चिंता की बहुत बड़ी स्थिति वहां पर लगातार बनी हुई है। अशरफ, कुछ और जानकारी सुरक्षा बलों से या कुछ और जानकारी निकल पा रही हो? ये बहुत धीरे, क्योंकि शुरुआती ये हादसा है, इस वजह से बहुत धीरे धीरे ये जानकारी अभी फिलहाल जितनी निकल रही है वो हम बता रहे हैं। और एक बार फिर हमारे संवाददाता बता रहे हैं शुजाउल हक कि जो बस जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें वो सवारी कर रहे थे, वो रजिस्टर्ड नहीं थी बोर्ड के साथ, श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी। अशरफ, इससे कोई फर्क पड़ता है बस की सुरक्षा पर, जो प्रोटोकॉल है उस पर? अगर देखें श्वेता, तो दरअसल पिछले कई सालों के दौरान देखा गया है कि ये प्रोटोकॉल फॉलो होते नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादती भी नहीं कर सकती है जम्मू कश्मीर पुलिस या प्रशासन या सरकार, क्योंकि फिर ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है। इसमें कहीं ना कहीं आस्था की नजर से ही सुरक्षा बल भी और प्रशासन भी देखता है। क्योंकि अगर कोई देश के किसी हिस्से से कोई श्रद्धालु कश्मीर अमरनाथ यात्रा के लिए आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है, उसको हेल्प की जाए, तक कि स्थानीय लोग भी उसमें मदद करते हैं। लेकिन इस बीच जो ये बस को रजिस्ट्रेशन को लेकर बात है वो नई बात नहीं है कश्मीर में, क्योंकि 10,000 श्रद्धालु अगर एक दिन में अमरनाथ यात्रा में आते हैं, उनमें से अगर 1,500 या 2,000 श्रद्धालु श्राइन के साथ अपने आप को रजिस्टर करके उनके साथ काफिले भी चलते हैं। लेकिन ज्यादातर तादाद उन श्रद्धालुओं और उन अमरनाथ यात्रा की होती है जो अपने हिसाब से अमरनाथ यात्रा के लिए करते हैं, अपने हिसाब से अमरनाथ यात्रा पर आते हैं। तो यहाँ पर एक ही सीमा थी, क्योंकि 3 बजे जो है जवाहर टनल जो पुलिस का नाका लगा था, 3 बजे के बाद किसी भी वाहन को आगे जाने की इजाजत नहीं थी और ना ही 3 बजे के बाद किसी वाहन को जाने की इजाजत थी। तो हम यहाँ पर चूक कितनी माने? हम चूक माने या फिर हम ये माने कि चूंकि आप सब पर कंट्रोल नहीं रह सकता था और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी थी तो भी वो आगे जा रही थी, पुलिस वाले शायद स्थानीय पुलिस की तरफ से मदद, इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस का सिर्फ एक दस्ता उस बस के साथ? अमरनाथ यात्रियों पर कड़ी नजर थी सुरक्षा बलों की। जब भी कोई यात्री और जब भी कोई वाहन आता था, अगर उसमें अमरनाथ यात्री होते हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, तो उन्हें जवाहर टनल से ही आदेश मिलता है कि वो अपने साथ सिक्योरिटी लें। तो उस चीज को यहाँ पर फॉलो किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। हाँ, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की जो पार्टी थी पहले उसी पर हमला हुआ और उसके बाद बस निशाने पे आई और बस में क्योंकि कोई बुलेट प्रूफ नहीं है, जो सुरक्षा बलों का वाहन था वो तो बुलेट प्रूफ था, उसमें पुलिस कर्मियों की बची है, लेकिन
बस चूंकि बड़ी थी और उसमें अंधाधुंध फायरिंग हुई है, उस बीच जो है वहां पर उसमें करीब 50 के करीब यात्री थे, पूरी बस भरी हुई थी, तो यहाँ पर ज्यादा नुकसान अमरनाथ यात्रियों को पहुंचा है। एक तरह से जो चोट की है आतंकवादियों ने, ये आम कश्मीरियों के ऊपर एक आर्थिक चोट भी की है। अमरनाथ यात्रा बहुत बड़ा स्रोत होता है उसका। हम सीधे पद्मजा के पास चलते हैं क्योंकि उनके पास वो पूरा नक्शा है और उसके जरिए वो बताएंगी कि कहां पर यह हमला हुआ है। पद्मजा, है वो जम्मू श्रीनगर हाईवे। अगर जहीर इसको दिखाएंगे, ये जो पीली लाइन आप देख रहे हैं, ये है वो जम्मू श्रीनगर हाईवे जिस पे ये बस जा रही थी। और यहाँ पर ये जो आप 44 वाला जो माइलस्टोन देख रहे हैं, यहाँ बटांगू के पास ही उस बस के ऊपर फायरिंग की गई है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इससे अमरनाथ यात्री जा रहे थे, ये यात्रा का रास्ता है। और इसी हाईवे पर इस पॉइंट पर यहाँ पर फायरिंग की गई है। जो हमारे पास ताज़ा खबर आ रही है कि जो डेथ टोल है वो बढ़ गया है। कम से कम 7 लोग उसमें घायल हुए हैं, 6 लोगों की मौत हो गई है। एक खबर और हमारे पास आ रही है और यहाँ पर हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि व्यूअर डिस्क्रेशन की आवश्यकता है। ये हमारे पास तस्वीरें आई हैं श्वेता। पहली तस्वीर जो यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है, ये उन यात्रियों की तस्वीर है। ये जो यात्री बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई है, वो गुजरात के रहने वाले थे। ये इन यात्रियों यहाँ पे बना हुआ है, चारों तरफ यहाँ पे इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इश्तियाक सोफी, ग्राउंड रिपोर्ट, अनंतनाग, आज तक। हमला किया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद किया गया है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और उसके साथ साथ इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हो कि कैसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। चारों तरफ यहाँ पे इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इश्तियाक सोफी, ग्राउंड रिपोर्ट, अनंतनाग, आज तक। तो उस इलाके पर सबसे पहले पहुंचे हैं हमारे संवाददाता और उस इलाके की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। अशरफ ने भी जो पॉइंट आउट किया है वो समझने वाली चीज़ है। आप देखिए कितना कैसा इलाका है वो। अमूमन ऐसे ही इलाकों से ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बत्तियों से जगमग ऐसा ये रास्ता मिलता है और इसीलिए सुरक्षा बलों की जो चुनौतियां होती हैं वो दोगुनी तिगुनी उससे भी बढ़कर हो जाती हैं। किस तरीके से पहले सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाया गया है और उसके बाद जो यात्री बस थी उसमें यात्रियों पर किस बेरहमी से गोलियां चलाई गई हैं वो भी तस्वीरों से साफ हो रहा है। 6 की मृत्यु अभी तक हो चुकी है और ये जो चेहरा है कश्मीरी आतंक का, वो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों न कर ली जाएं, लेकिन आखिरकार जब इस तरीके से मासूमों की बलि चढ़ाई जाती है तो उसके बाद उस आतंक से निपटने का तरीका कोई दूसरा कैसे हो सकता है। यहां पर इस वक्त इस इलाके को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेने की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां उस ओर के लिए रवाना हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत सारे सवाल थे, सुरक्षा को लेकर बहुत सारी आशंकाएं थी, जिसकी वजह से कई स्तर पर इसकी बैठकें चलती रही हैं, तैयारियां इसकी चाक चौबंद करने की कोशिश हुई है। लेकिन जिस तरह से अशरफ भी हमें बता रहे हैं, जब श्रद्धालुओं का दस्ता आता है तो हर दफा एक कथित प्रोटोकॉल को फॉलो करने का एक रास्ता नहीं मिल पाता है और इसीलिए जो स्थानीय पुलिस होती है या उस तरीके से मदद लेके वो आगे बढ़ते हैं। 8:20 पर, रात 8:20 पर, यानी उस इलाके में जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर जब घुप अंधेरा रहा होगा तो उस इलाके का फायदा उठाकर, उस अंधेरे का फायदा उठाकर अपने काले मंसूबों को अंजाम दिया है उन आतंकियों ने। ये हम आपको रूट दिखा रहे हैं और उसमें वो इलाका दिखा रहे हैं जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। ये यहां पर से अब सभी यात्रियों को ले जाया गया है अस्पताल। 2 यात्रियों बंद किया गया है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और उसके साथ साथ इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हो कि कैसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। चारों तरफ यहाँ पे इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इश्तियाक सोफी, ग्राउंड रिपोर्ट, अनंतनाग, आज तक। हम आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि बहुत दुखद समाचार है और इसकी वो कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, परिवारों के साथ हैं। इस दफा यात्रा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारा संशय था। इस बात के बावजूद कि कई आतंकियों पर को मार गिराया गया है,
और बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे। इस हमले को अंजाम दिया गया है। पद्मजा के पास एक बार फिर चलते हैं, क्योंकि वो उस इलाके को समझा रही थी। पद्मजा। श्वेता, अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि 25 जून को ये इंटेलिजेंस वार्निंग आई थी, जहां पर साफ लिखा था, एसएसपी अनंतनाग से ये नोटिस गया था, टॉप सीक्रेट नोटिस जो हम लोगों को मिला था, आज तक के पास आया था, जहां पे लिखा था कि आतंकवादियों को साफ साफ ये निर्देश दिया गया है कि यात्रियों के ऊपर हमला किया जाए और कम से कम 100 से 150 यात्रियों को मारने की कोशिश की जाए, और साथ ही पुलिस जो बल है उसके ऊपर हमला करने की भी साजिश रची गई है पाकिस्तान में। दिस अटैक मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैंड ऑफ फायर ऑन यात्रा कॉन्वॉय। साफ इस इंटेलिजेंस में कहा गया था श्वेता कि एक कॉन्वॉय जिसमें यात्री जा रहे हैं, यानी कि जो दस्ता जा रहा है यात्रियों को लेके, उसके ऊपर फायरिंग की जाएगी। तो ये इंटेलिजेंस, ये सूचना 25 जून को पुलिस के पास से, एसएसपी के पास से दी गई थी कि यात्रियों के ऊपर एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है, ये साजिश रची जा चुकी है। श्वेता जी, अब मुश्किल ये हो जाती है कई दफा सुरक्षा एजेंसियों की कि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं अलग अलग दिनों के, हालांकि तारीख भी कई बार नहीं, जैसे पद्मजा बता भी रही है 25 तारीख की और आज 10 तारीख। सुरक्षा बल तैनात तो रहते हैं, लेकिन इस तरह के इलाकों में और इस तरह की परिस्थितियों में क्या करें कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली अगर गाड़ी है, किसको कितनी सुरक्षा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन काला चेहरा ये, वो काले मंसूबे, ये एक बार फिर सबके सामने। हम आपको अपने संवाददाता की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर वो इलाके को पूरी तरीके से बता रहे हैं और हमले के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हो कि यहाँ पे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अनंतनाग बटेंगू के पास आज एक बार फिर मिलिटेंट्स ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पर हमला किया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद किया गया है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और उसके साथ साथ इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हो कि कैसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। चारों तरफ यहाँ पे इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इश्तियाक सोफी, ग्राउंड रिपोर्ट, अनंतनाग, आज तक। ये तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं ये समझाने के लिए कि जब हमला हुआ होगा तो वहां पर क्या स्थिति रही होगी। ये जो इलाका है, ऐसा नहीं है कि यहां पर बहुत भारी आप वाहन चलते देखते रहेंगे, लेकिन इसमें आप दोनों तरफ अंधकार के बीच अचानक सामने से बाइक सवार आतंकी आ धमकते हैं और उसके बाद गोलियां बरसाना वो शुरू कर देते हैं। हम एक बार फिर आपको मैप दिखाते हैं और इसके लिए मैं ले चलूंगी आपको पद्मजा के पास। जी पद्मजा। जी श्वेता, अब हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि कौन सा रूट है। 2 यात्रा के रूट होते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अटैक किया गया है। इसके बारे में मैं और जानकारी के लिए अपने सहयोगी सुनील से बताऊंगी। सुनील, विस्तार से बताइए कि जो 2 रूट जाते हैं यात्रा के, उनमें से कौन से रूट पे थे ये यात्री, किस तरफ उनका जाना था और कहां पर यह हमला हुआ? जी, अभी तक जो हमें सूचना मिली है कि ये हमला दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुआ है। ये एक जगह है जिसका नाम खानाबल है, जो बिल्कुल अनंतनाग के बीचों बीच पड़ता है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे पड़ता है। यहीं से एक लिंक रोड आप पहलगाम की तरफ जाता है। हाँ, पहलगाम की तरफ जाता है, जहाँ से यात्रा का एक रास्ता है। दूसरा रास्ता खानाबल से ही सीधा जो श्रीनगर की तरफ जाता है, वो आगे उत्तर कश्मीर में बालतल एरिया से जाता है और बालतल से यात्रा का एक और रास्ता है। लेकिन अभी जो हमें सूचना मिली है कि यह हमला खानाबल इलाके में अनंतनाग जिले में हुआ है और अभी तकरीबन 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि अभी हुई है और ये हमला सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। और अभी जो सूचना मिली है कि राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और यात्रा भी फिलहाल थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए रोकी गई है और पूरे इलाके की नाकाबंदी की जा रही है और आतंकवादियों को पकड़ने की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। जी, आपको ये भी बता दें कि अभी जो हमें सूचना मिल रही है उसके मुताबिक जो डीआईजी हैं सीआरपीएफ के मोहसिन सहरी और कमांडिंग ऑफिसर जो 90 बटालियन के हैं, जब वो यात्रियों की मदद करने के लिए पहुंचे, जब वो वहां मौके पर पहुंचे तो उनके ऊपर भी फायरिंग की गई। श्वेता, तो जो आतंकवादी थे उस वक्त मौके पर थे और दोबारा उन्होंने फायरिंग शुरू की है। ये ताजा खबर अब अभी आ रही है। बहुत बहुत चौंकाने वाली जानकारी है ये सारी जो हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल धड़ल्ले से यह हमला किया गया है। हालांकि शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद घात लगाकर ही किसी हमले की बात हो रही है, लेकिन आतंकी ऐसे आ रहे थे जैसे मानो दबदबा हो उस इलाके में और सामने से गोलियां बरसाते हुए। कितने घायल हुए हैं, कितनी कैजुअल्टी अभी तक हुई है, ये सारी चीजें भी हम देख रहे हैं। अस्पताल तो सबको पहुंचाया गया है, लेकिन जैसी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो तब फिर सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग हुई।
भले ही लगातार इस तरह की जानकारी सामने आ रही थी, भले ही तमाम तैयारियों का दावा किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का एक हमला बिल्कुल हैरान करने वाला है। जिस तरीके से यहां पर 6 श्रद्धालुओं की अब तक मृत्यु की खबर हमारे सामने आ रही है, ये दरअसल आस्था पर चोट की कोशिश नहीं है या मानवता पर चोट है। जिस तरीके से कश्मीर में एक तरफ यह आवाज उठती है कि आप सभी से बात कीजिए, हर पक्ष से बात की जाए, और कुछ लोग तो ऐसा भी कह देते हैं कि भटके हुए नौजवान हैं, लेकिन ये कैसा भटकाव जहां पर सीधे तौर पर निहत्थे मासूम जो लोग वहां पर जा रहे हैं, सिर्फ धर्म की खातिर जा रहे हैं, उन पर इस तरीके से गोलियां बरसाई गई हैं। ये एक बहुत बड़ा जरिया, अमरनाथ यात्रा बहुत बड़ा जरिया है जिसके जरिए कश्मीर में बहुत सारे लोग अपनी रोजी रोटी भी कमाते हैं, और इसीलिए बहुत सौहार्द की बातें भी कही जाती हैं। ऐसा बताया जाता है कि किस तरीके से सभी संप्रदाय के लोग मिलकर, और उसके बाद जितने भी लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका समर्थन करते हैं, उन्हें मदद करते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत हो उनकी सेवा करते हैं रास्ते भर। लेकिन उसमें एक ऐसी तस्वीर आ जाती है जिसके बाद सवाल सिर्फ एक ही बच जाता है कि आतंक का सामना इस तरीके से नहीं हो सकता है। आतंक का सामना अगर करना है तो जो बंदूक उठाएगा हिंदुस्तान के खिलाफ, उसका अंजाम एक बार तय करना होगा भारत सरकार को, और उसके बाद सुरक्षा बलों को दोनों हाथ खोलकर स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी इस बस पर जिस तरीके से हमला किया गया है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, घोर निंदनीय। भले ही ये बयान आने शुरू हो गए हैं अलग अलग राजनेताओं से, लेकिन आखिरकार जो करना है वो सरकार को सुरक्षा बलों के हाथ मजबूत करके ही करना है, क्योंकि कितने भी इंटेलिजेंस इनपुट्स आ जाएं, कितने भी सही तैयारियां कर ली जाएं सुरक्षा बलों की, लेकिन अगर किसी एक इलाके में अगर भारतीय उस इलाके में जा रहे हैं, अपने ही देश में घूम रहे हैं, अमरनाथ यात्रा पर निकल रहे हैं, वो अगर सुरक्षित नहीं रह सकते हैं तो फिर फायदा क्या है इन सभी चीजों का। ये तस्वीरें हम आपको एक तस्वीर के जरिए वो नक्शा समझाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर यह हमला हुआ है, दूसरी तरफ हम आपको वो इलाका दिखा रहे हैं, और साथ ही ये भी समझा रहे हैं कि इस वक्त किस तरह की परिस्थितियां वहां पर हैं। सुरक्षा बलों की तमाम जो गाड़ियां हैं, टुकड़ियां हैं, वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। जितने भी घायल थे, श्रद्धालु जो थे, उन सबको वहां से निकाल लिया गया है। उनकी भी तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई, लेकिन अपडेट आखिरी यही कि 8 मिनट पर यह हमला हुआ है अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं पर, जिसमें 6 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। कश्मीर के अनंतनाग में यह बड़ा आतंकी हमला जिसकी तस्वीरें हम आपको फौरन बाद उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पद्मजा, अब क्या इस बारे में कोई जानकारी आ पा रही है कि पूरे इलाके में अब, चूंकि रेस्क्यू पार्टी पर भी आपने बताया कि जब सीआरपीएफ के डीआईजी पहुंचे उस वक्त भी हमले की कोशिश हुई थी, अब क्या वहां पर पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा चुका है उस इलाके को? जी हाँ, अब सैनिटाइज किया जा चुका है। आपको बता दें कि अभी जो खबर है उसके मुताबिक श्वेता, ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी थी, इसमें बिना रोड ओपनिंग पार्टी के ये गाड़ी जा रही थी। अचानक इनके ऊपर हमला हुआ। इनके कुछ देर पहले श्वेता वहां पर गुजरे थे, इसी रूट से एक रजिस्टर्ड कॉन्वॉय गया था जिनके साथ भारी मात्रा में सुरक्षा बल जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है श्वेता कि अभी भी, और सुनील इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे, अभी भी कम से कम 2 हफ्ते यात्रा के बाकी हैं, और इसके बीच में ये घिनौना हमला होता है, वो भी यात्रियों के ऊपर। बिल्कुल, अभी जो श्रावण मास का आज पहला दिन है, पहला सोमवार था, और अभी भी यात्रा जो है श्रावण पूर्णिमा तक चलेगी, और अभी भी जो छड़ी मुबारक की जो रस्म है वो भी अभी पूरी नहीं हुई। वो आखिरी दिन जो श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन का दिन होता है, उस दिन छड़ी मुबारक भी जाती है और तभी यात्रा का समाप्त होती है। और अभी भी कई हजार यात्री ऐसे हैं जो अभी जम्मू में ठहरे हुए हैं, जो जम्मू से आगे बढ़